Hello, good afternoon, everyone. How are you? I hope you all fine. So now start CTET Fast Revision 2020. This class going about EVS class paper first. So let's start with the question number first. Question number first is खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होती है। विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, या शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों को टीवी पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो इसमें जो भागीदारिता होगी हमारे शिक्षार्थियों की वो होगी आपकी, टेलीविज़न पर तो हम उनको नहीं दिखा सकते और ना ही भीतर बाहर खेलों के नाम याद कराने से कुछ होता है और ना ही खेल कार्ड बनाने से। तो हमारा सही आंसर है डी, बच्चों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। ठीक है, जिससे कि वो आपके फिजिकली भी एक्टिव होंगे। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा थर्ड के शिक्षार्थियों का हमारे दोस्त पक्षी, यानी कि आपका ये टाइटल है जिसका हमारे दोस्त पक्षी, प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। नलिनी कोई टीचर है तो जिसमें कि है आपका पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, या विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना, या संक्षेप में उनका वर्णन करना, या फिर शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान देखने के लिए कहना। तो नलिनी किस आपके पर्पस से ये सब सीखने के लिए प्रयोग कर रही है, इन सारे विभिन्न उपागम मतलब टैक्ट होते हैं आपके उनका। तो चलिए देखते हैं कौन सा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, या दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, या आपके शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, या अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। तो आपके शिक्षार्थियों की तर्क शक्ति का विकास करने की ज़रूरत नहीं है एज चाइल्डहुड, एंड पाठ्य योजना का पालन भी नहीं है, और दूसरे शिक्षकों को कोई इफेक्ट मतलब आपको इंटरेक्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब है आपका बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जिसमें कि आपकी जो आपके अलग अलग बुद्धि वाले या बुद्धि लब्धि वाले जो विद्यार्थी होते हैं हमारे, उनको हम सही तरीके से आपका आवश्यकताओं को पूरा करा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, वन वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है, यानी कि इसमें भी गुंजन नाम की एक टीचर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, या वन्य संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, या फिर वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना, या फिर शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। यानी वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सबसे ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। देखिए मेन पॉइंट इसमें आपका नीचे दिया हुआ है, ऊपर ना देकर। इसमें यह है कि वन संरक्षण की अवधारणा को शिक्षार्थी संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है, जिसमें हमारी ये फोर्थ हमें पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन मेन पॉइंट है नीचे, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति प्राप्त करने के लिए कौन सी गतिविधि निम्नलिखित में से कम प्रभावी होगी, यानी कि कम प्रभावी होगी। तो हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे एक एक वृक्ष देके तो हमारी प्रभावी है, और वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे तो उससे भी उनको सहायता मिलेगी, और वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे तो उसमें भी आपकी सही नॉलेज मिलेगी। बट हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 एकदम गलत है, विद्यार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडारण दिखाना। इससे आपका इन पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके इनसे क्या होगा कि ट्रीज की जो इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में वो पता लगेगी, और हम लोग फिर उनके वृक्षों की रियल लाइफ यानी कि जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनकी एनवायरनमेंट में जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बच्चे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंचल अपनी कक्षा 4th में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करके और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। इसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य
सुधार करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा संवेगात्मक कौशल, या बोलने संबंधी कौशल, या चिंतन कौशल, या अवलोकन कौशल। तो हमारा सही आंसर है चिंतन कौशल, क्योंकि आपकी चिंता आंचल इस प्रकार के प्रश्न जो पूछती है चिंतन कौशल, वो अपने इमेजिनेशन से पूछती है। तो वो अपनी इमेजनरी स्किल को बढ़ाने के लिए, सॉरी, उसको इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये इसका चिंतन कौशल में सुधार करना रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, एक टॉपिक है, यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, और उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, यानी कि इसका जो भी उसने उसको पढ़ाया स्टूडेंट्स को, वो उनमें से बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पाया है। तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों का सभी का अच्छा होता है। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने के योग्य नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ पढ़ाने के योग्य ना हो वो हमारी बुक में हो। और शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, ये भी नहीं है। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। हाँ, ये सही है थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने जिस अपने टेक्निक से उसको पढ़ाया होगा बच्चों को, शायद वो उनको समझ में नहीं आया होगा। तो इस हिसाब से शीला जो टीचर है उनको अपनी पद्धति यानी कि टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो सर्वेक्षण और लेखन है इस पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, या विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, या फिर शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों को सुधार करना, या शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो इसमें है आपका शिक्षार्थियों को, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे अपनी चीज़ों को खोजें और सीखें। इससे क्या होगा कि उनकी इमेजिनेशन स्किल इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि वो अपने इंफॉर्मेशन के लिए जिज्ञासु, यानी कि उन पर क्यूरियोसिटी आएगी। तो वो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार हमारा एकदम सही है, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की वे चीज़ों को खोजें और सीखें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयोग होता है, यानी कि ईवीएस जो हमारा संक्षेपण है वो आपकी किस तरीके से प्रयोग होता है? तो वो उपयोग होगा आपके एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल सोर्सेज या एनवायरमेंटल स्टडीज़ या एनवायरमेंटल स्किल। तो हमारा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, एनवायरमेंटल स्टडीज में उपयोग होता है आपका ईवीएस। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के। यानी कि ये कहने का मतलब है कि आपकी जो दिल्ली है, दिल्ली के आपके किस दिशा में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है? तो ये हमारा स्थित है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है आपका? तो ये आपका शिक्षक उद्देश्य नहीं है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसमें आपका नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, या फिर बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, या बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, या कक्षा कक्ष में होने वाले
अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, तो पहले ये कि इसमें नहीं है, तो नहीं का मतलब ये है कि हम कक्षा में अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना सिखाते हैं, तो ये हमारा एकदम सही है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी सही है आपका। और यह प्रश्न को बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे पूछेंगे तभी सीखेंगे। तो हमारा इसमें जो गलत है, यानी कि ये वाला आंसर है जो गलत है वो ही सही है, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो देखिए, आपको पता है कि मलेरिया हमारे मच्छरों से फैलता है और बुखार हमारे किसी भी तरीके से फैल सकता है, और मियादी बुखार भी वैसा ही है। लेकिन हमारा जो एनीमिया है, हमारा जो पेशेंट है वो एनीमिया से बीमार है, तभी डॉक्टर उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव दे रहा है। और ये हमारे एनीमिया को हम रक्ताल्पता भी कहते हैं, जिससे कि हमारे खून में आयरन की कमी हो जाती है। इसी वजह से डॉक्टर ने उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव दिया है, क्योंकि इन हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसका खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो सेक कर, उबाल कर या बेल कर, तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा बेल कर कोई खाना पकाने का तो तरीका नहीं है। तो सेकंड है आपका तलकर, भिगोकर या भूनकर, तो उसमें से आपका भिगोकर कोई भी खाना पकाने का तरीका नहीं हो सकता। फिर है हमारा सेक कर, तलकर या भूनकर, ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। और है हमारा उबाल कर, गूंथ कर या भून कर, तो हम गूंथ कर कोई भी खाना नहीं पका सकते। ये उसकी प्रोसेसिंग है, ये जो गूंथ कर, भिगो कर या बेल कर, ये प्रोसेसिंग है। बट हमारा प्रॉपर खाना कुक करने का तरीका यही है, सेक कर, तल कर और भून कर। देखिए, आपके रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 3 गुनी होती है। ठीक, और यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? इन द सेंस कि अगर पेड़ की लंबाई आपकी 1 मीटर है, तो आपकी जड़ की लंबाई आपकी 100 मीटर होगी, सॉरी 30 मीटर होगी, क्योंकि 30 गुनी होती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है एकदम से ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये जो पेड़ पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आबू धाबी, रूस और राजस्थान में नहीं पाया जाता। और इसका जो आपका साइंटिफिक नेम है वो आपका है एलोकेसरिना डेसिनेलना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में आप क्या चुन सकते हैं कि ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, या यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है, या फिर यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है, या फिर यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। बट इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ए, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर हैगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है जो आपका दो धातुओं से मिलकर बनती है, तो वो धातु कौन कौन सी है हमारी? तो जो हमारी जो धातु है ये आपकी बताएगा, ये हमारी है तावा और टीन। ये तावा और टीन को मिला के आपका कांसा यानी कि ब्रॉन्ज बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वो कौन कौन से पक्षी हैं? देखिए, बाज, कबूतर या तोता नहीं, क्योंकि तोता उतनी दूरी तक नहीं देख पाता। चील, बाज या गिद्ध हो सकता है। फाख्ता, कौवा, मोर, वे मोर नहीं है, कौवा भी नहीं है। कौवा, चील, बुलबुल नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन है ये, जिसमें कि देखिए हमारे चील के भी कई सारे टाइप्स पाए जाते हैं आपके। तो जिसमें आपका है आपकी काली चील, ब्राह्मणी चील, जिसको कि खेरी चील भी बोला जाता है,
और इसमें आपकी ऑल बिल्ड चील भी है जो कि लगभग 2 फुट लंबी होती है, जिसमें से बाज आपका एक शिकारी पक्षी है और गिद्ध आपका भी एक शिकारी पक्षी है जिसको कि हम अपघटक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4th के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों की मदद करेगा, यानी कि ये किस प्रकार से शिक्षार्थियों की मदद करेगा, यानी कि जब चिड़ियाघर में जाने का जो भ्रमण हो गया उसमें वो शिक्षार्थियों में किस टाइप की मदद करेगा। देखिए क्या है ये, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, या जीव जंतु को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील विकसित करने में, या फिर आपका जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास करने में। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है बी। क्या ऑप्शन है हमारा ये, कक्षा कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। इससे कि क्या होगा कि जब आपकी ये कक्षा कक्ष के अधिगम को वो रियल फील करेंगे तभी वो अपनी एनिमल्स की लाइफ की रियलिटी को समझ पाएंगे और आगे जाके फिर उनकी अच्छाई के लिए कुछ काम करने की कोशिश कर पाएंगे वो। ठीक है, इसीलिए इनकी जो टीचर है शीतल, उसका यही आपका मोटिव है चिड़ियाघर ले जाने का बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिया गया एक ग्राफ है जिसको गांव के छात्रों ने अपने घर के विषय में लिखा है। जैसे कि मैं गांव से आया हूं और हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये इसने वो अपने गांव में एक पैराग्राफ बनाया है। तो ये बताना है कि ये जो बच्चे ने पैराग्राफ बनाया है ये किस जगह का हो सकता है। ये बच्चा ये किस गांव का हो सकता है, असम के गांव का, उत्तराखंड के गांव का, या तमिलनाडु के गांव के, आंध्र प्रदेश के गांव का। तो देखिए आपको हम बता दें कि सबसे ज़्यादा जो ऐसे घर बनाए जाएंगे उस जगह ही बनाए जाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो आपकी असम में होती है, उत्तराखंड में नहीं होती और ना ही तमिलनाडु में, ना ही आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो बारिश वाली जगह है वो आपकी असम है, जिसमें आपकी लगभग 200 मिलीमीटर तक की, सेंटीमीटर तक, सॉरी मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर तक की बारिश हो जाती है। और यहाँ ये फुल टाइम जो मौसम होता है वो आपका आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी से भरा हुआ रहता है, या उमस भरा जिसको बोल सकते हैं। इसीलिए ऐसे घर असम में ही बनाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, या दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख को बनाना, या फिर आपका होता है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, या पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। यानी कि जो पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है, तो ये नहीं है हमारा जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, बल्कि हम प्रयोगात्मक क्रियाकलाप कर सकते हैं, आपके प्रयोगात्मक चिन्हांकन भी कर सकते हैं और महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा भी कर सकते हैं, लेकिन हम जल प्रदूषण की हानियों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है ये, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ये। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। यानी कि काफी हद तक जो हमारा घुमा सकता है वो उल्लू है, जो कि आपका मैक्सिमम 370 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ईवीएस के क्वेश्चन थे ये आज के पेपर के, जो कि साइंस आपकी सीटेट के हैं, सीटेट पेपर फर्स्ट के। अगर आपको ये चैनल हमारा अच्छा लगा है, यानी कि ये चैनल आपको इसी टाइप की वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
एंड आप अपने लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए इस वीडियो पर। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।